तो हम लोग जब बीएनएस शुरू किए थे तो बीएनएस और आईपीसी इसके बीच फर्क किया था कि आखिर फर्क कहां पर आया है। तो हमने कहा था फर्क जो निर्माता है उनकी मानसिकताओं में है। आप आईपीसी देखते हैं तो पहले दुष्प्रेरण ये बताता है और उसके बाद सीधे दुष्प्रेरण के बाद वो कहां आता है, राज्य के विरुद्ध अपराध। और जब राज्य के विरुद्ध अपराध खत्म होते थे तो सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों, इनसे संबंधित अपराध। और फिर वो खत्म होते थे तो क्या आता था, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। और फिर वो खत्म होते थे तो क्या आता था, लोक सेवकों द्वारा कारित किए जाने वाले अपराध। ठीक है, और वो खत्म होते थे तो राज्य के विरुद्ध या लोक न्याय है उसके विरुद्ध अपराध वो आते थे। फिर मिथ्या साक्ष्य आदि आदि, ये सारी बातें होने के बाद कहीं जाकर के मानव शरीर के विरुद्ध अपराध ये प्रारंभ होते थे। और मानव शरीर के विरुद्ध अपराध में भी सबसे पहले आता था हत्या। ठीक है, यानी आपराधिक मानववध, कल्पेबल होमिसाइड, जो हत्या हो भी सकता था और हत्या नहीं भी हो सकता। ठीक, उसके बाद आगे हर्ट के सेक्शन यानी उपहत्या के सेक्शन ये शुरू होते थे। ठीक है, और फिर सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, व्यपरण अपहरण, उसके बाद कहीं जाकर के बलात्कार आदि सेक्शन ये सारे आते थे। और फिर संपत्ति के विरुद्ध अपराध। लेकिन बीएनएस में क्रम बिल्कुल उलट गया। बीएनएस में सबसे पहले अबेटमेंट ये तो बताया ही उन्होंने, लेकिन उसके बाद तुरंत स्त्रियों और बालकों के प्रति अपराध ये वर्णित किए। और स्त्रियों और बालकों के प्रति अपराध से संबंधित जितने उपबंध थे सबको वो एक जगह ले आए। और हम लोगों ने देखा था कि 64 से स्त्रियों के विरुद्ध अपराध शुरू हो रहे थे और कहां तक आए, 92 तक, 64 से लेकर 92 तक सीधे सीधे स्त्रियों के विरुद्ध अपराध इनका वर्णन उन्होंने किया। और अब बच्चों के विरुद्ध, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की भावना है, ये जो फंडामेंटल राइट की भावना है, वो भावना आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देगी। और अगर आप ठीक से मूल्यांकन करेंगे तो आपको आईपीसी और बीएनएस दोनों के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई देगा कि ये स्वतंत्रता से पूर्व की विधि है और ये स्वतंत्रता के बाद की विधि है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की विधि मीनिंग देयर बाय जब शासकों को ऐसा लगा कि देश की जनता प्रमुख होनी चाहिए तब बीएनएस जैसे इनेक्ट किए जाते हैं। इससे ठीक है, आप कहें कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा सेक्शन कहां पर दिया गया, तो निस्संदेह इससे व्यवहारिक धरातल पर कोई अंतर भले ही ना पड़ता हो, लेकिन आपकी मानसिकता का प्रदर्शन यह जरूर होता है कि आप क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं और क्या अनइंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, वो जो इंपॉर्टेंट मानते थे वो राज्य के विरुद्ध अपराध, क्योंकि उनकी रुचि इस देश में राज्य चलाने में थी। उनकी रुचि इस देश के निवासियों के प्रति होने वाले अपराधों को और उन्हें करने वालों को दंडित करने में नहीं थी। उनकी रुचि कैसे भी शांति कायम रहे इसमें थी। भले ही इस देश के नागरिक सुरक्षित रहेंगे या सुरक्षित नहीं रहेंगे इसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। और वो शासकों की मानसिकता में थे, इसलिए उन्होंने नाम क्या रखा, भारतीय दंड संहिता। और हमने पहले भी जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था
बीएनएस पर तब भी ये कहा कि दंड संहिता ये नाम अपने में इस बात की सूचना देता है कि जो इस कानून के बनाने वाले हैं उनकी रुचि दंड देने में, और जबकि जिस समय आप किसी पर आरोप लगाएंगे उस समय वो दंड के योग्य है इसका निर्धारण हुआ नहीं होता है। इसका निर्धारण तो संपूर्ण विचारण के बाद होगा, लेकिन आप दंड की संहिता बना रहे हैं। इसका मतलब आप शासक की मानसिकता में है और ये न्याय की संहिता, ठीक है, फिर मानसिकता का प्रदर्शन हो रहा है। न्याय का मतलब जो होना चाहिए सो हो। आपको जब भी ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया गया, जब भी बताया गया, तो आपसे कहा कि न्याय की जो संकल्पना है या न्याय की जो परिभाषा है या न्याय का जो अर्थ, वो एक ही बात है कि जो होना चाहिए वो हो। तो अगर दंड मिलना चाहिए तो दंड मिले, और व्यक्ति निर्दोष है तो छूटे। यही न्याय है, और इस न्याय को करने के लिए इस संहिता का अधिनियमन किया जा रहा है। ऐसा इसे नाम से पढ़ने पर स्पष्ट होता है। और इसमें सबसे पहले क्या दिया? स्त्रियों और बच्चों के संबंध में अपराध। इसके मतलब यह हुए कि इस संहिता का अधिनियमन करने वालों की प्राथमिकताओं में, ठीक है, स्त्रियां और बच्चे। और आपने, मेरा ख्याल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 46, ठीक है, जो कहता है कमजोर वर्ग, ठीक है, समाज का जो वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, ये शब्द प्रयोग करता है और कहता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है, स्पेशली एससी एंड एसटीज, ये जरूर वहां लिखा है, लेकिन उसने जो शब्द प्रयोग किया है वो वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। इसके पक्ष में राज्य को काम करना ही होगा, ऐसी बात कहां लिखी है? अनुच्छेद 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, और राज्य की नीति इन सिद्धांतों के अनुकूल रहकर बननी चाहिए। ये कहां लिखा? आर्टिकल 37। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए राज्य क्या है ये कहां लिखा? अनुच्छेद 12। और उसी राज्य को अनुच्छेद 36 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए भी राज्य माना। और आपसे कहा गया अनेकों बार कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें वर्णित जो आदर्श हैं उनको प्राप्त करने के लिए दो टूल, दो उपकरण ये उपलब्ध कराए गए हैं भारत के संविधान में। और उनमें से एक कौन सा है? फंडामेंटल राइट। और दूसरा कौन सा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और केशवानंद भारती में कहा कि दोनों के बीच एक संतुलन है और इस संतुलन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 46 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, इसका ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 15(3) है वो क्या कहता है? स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। वो इनेबलिंग सेक्शन है, सामर्थ्यकारी उपबंध है। आपसे कहा गया था इट इज नॉट द ड्यूटी, ये कहा गया था कि स्त्रियों और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध करना ये राज्य की ड्यूटी नहीं है, लेकिन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा वहां लिखा है। और आपसे यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 15(1) में यह लिखा है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच लिंग, भाषा आदि आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 15(1) प्रीवेल करता है क्योंकि वो वाकई फंडामेंटल राइट है, जबकि 15(3) इनेबलिंग सेक्शन है, सामर्थ्यकारी उपबंध है। इसलिए 15(3) में लिखी बात के आधार पर अगर आप वाकई स्त्रियों और बच्चों के पक्ष में उपबंध करना चाहते हैं तो आपको कोई जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा क्यों करना चाहते हैं। तो आपको बताया गया था कि जहां बट फॉर टेस्ट
ये सेटिस्फाई हो जाता है, वहां स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबंध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन यहां बट फॉर टेस्ट, ठीक है, संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 64 से लेकर 92 तक अनेकों अपराधों का वर्णन है जिनके संबंध में कहा गया कि वो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। बाकी ऐसे बहुत से अपराध हैं, नो डाउट, 64 से 92 के बीच, लेकिन उनकी संख्या कम है जिनके संबंध में लिखा कि कोई भी, यानी स्त्री या पुरुष कोई भी उन अपराधों को कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस 64 से 92 के बीच पुरुष के द्वारा किए जा सकते हैं। तो यहां पर चूंकि, ठीक है, विधायिका का यह विधायी मंशा यह प्रदर्शित हो रही है कि वो क्या प्रमुख बात मानती है। और इसके बाद आप देखेंगे उन्होंने बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, इसी चैप्टर में 93 से पहले सब कैटेगराइजेशन उन्होंने किया है, और सब कैटेगराइजेशन में उन्होंने कहा बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसका मतलब यह हुए कि बालकों से संबंधित जितने अपराध हैं वो एक जगह पर अब कैटेगराइज किए जाएंगे। और जब आप ये हेडिंग देखेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 93 ये सामने आ रहा है, और सेक्शन 93 कह रहा है बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग, यानी दोनों चीजें घटित होनी चाहिए। आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग, एंड कंजंक्शन का प्रयोग है। और क्रिमिनल लायबिलिटी में आपकी भावनाएं नहीं चलेंगी, जैसे तुम अभी बता रहे थे कि जिसने शराब पी ली वो विकृत चित्त है, ये कहीं नहीं लिखा है जिसने शराब पी ली वो विकृत चित्त है। ठीक है, तो सब विकृत चित्त हैं, ठीक है। इस परिभाषा से तो हमें लगता है पूरे विश्व की 3/4 से ज्यादा जनसंख्या, ठीक है, विकृत चित्त हो जाएगी। ये कहां लिखा है? ठीक है, आप क्रिमिनल लॉ को वो बताना शुरू कर देते हैं जो आपके मन में क्रिमिनल लॉ का, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, जो आपको लगता है कि ये होता होगा वो आप बता देते हैं कि यह है। आपकी अपनी ही परिभाषाएं हैं। आपसे पूछो हत्या क्या, अगर कोई किसी को मार दे तो हत्या है, यह है आपकी डेफिनेशन। जबकि ये कहीं है ही नहीं कि यदि कोई किसी को मार दे तो हत्या ही होगी, ये कहीं नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि जब हत्या होती है तो कोई किसी को मारता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता कि कोई किसी को मारे और हत्या हो जाए। ठीक है, हत्या के लिए बहुत चीजें चाहिए, और वो क्या क्या चाहिए जल्द ही शुरू होगा। हमें लगता है ईश्वर ने चाहा तो कल ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कह रहा है आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। दुनिया में ऐसा कोई मां बाप नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई गार्जियन नहीं है जिसने अपने बच्चे को किसी न किसी अवसर पर आरक्षित न डाल दिया हो, लेकिन परित्याग नहीं किया है उसका। आरक्षित डाल देना अलग बात है, और आरक्षित डाल देना ये जब कपुल्ड है, इसके साथ आपका एक विशेष प्रकार का आशय ये जुड़ा हुआ है कि आप परित्याग कर रहे हैं, यानी आप उसे इस ढंग से त्याग रहे हैं कि भविष्य में आप कभी नहीं अपनाएंगे। और आपने डाला कैसे? आरक्षित। ठीक है, आरक्षित डाला है, और आशय क्या है आरक्षित डालने के पीछे? परित्याग। और है कौन आप? मां बाप या संरक्षक।
और बच्चे की आयु कितनी है? 12 वर्ष से कम। ठीक है, 12 वर्ष से कम क्रिमिनल लॉ में 12 वर्ष से कम ही मानी जाती है। आपके अर्थान्वयनों के लिए कोई जगह नहीं है क्रिमिनल लॉ में। वहां जो लिखा है बस उतना ही लिखा है। उसने कहा कि बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले, संरक्षक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि संरक्षक शब्द का प्रयोग अगर कर देंगे तो भी मामला सीमित हो जाएगा। देखरेख करने के लिए अधिकृत मेड हो सकती है, मेड। ठीक है, वो सिर्फ देखरेख करने के लिए अधिकृत होती है, संरक्षक नहीं होती। संरक्षक देखरेख करता है, लेकिन प्रत्येक देखरेख करने वाला संरक्षक हो, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए बड़े एम्बिट के शब्द को इस्तेमाल किया गया है, देख रेख करने वाला व्यक्ति। इसके अंदर सब आ जाएंगे। हां, पिता या माता, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, तो उसके लिए स्पेसिफिक टर्म का उपयोग उन्होंने किया कि बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। केवल आरक्षित डाल दिए जाने से काम नहीं बनेगा। आगे कहता है डेफिनेशन में जो कोई, इसीलिए जो कोई शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये पिता माता देखरेख करने वाले व्यक्ति सभी के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए यहां पर शब्द जो कोई प्रयोग हुआ। और जो कोई का मतलब जो कोई होता है, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, न कोई कुछ नहीं, कुछ उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा जो कोई, कहता जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक का पिता या माता होते हुए या ऐसे बालक की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे बालक का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से, यानी अब परित्याग इसको भी विशेषित किया। इससे पहले भी एडजेक्टिव को प्रयोग कर दिया। ठीक है, परित्याग, इससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया कि पूर्णतः परित्याग, पूर्णतः। ठीक है, यू आर गोइंग टू डिजर्ट द चाइल्ड एब्सोल्युटली। ठीक है, अब आपका उससे संबंध रखने का कोई विचार नहीं है। आजकल अखबारों में घटना आ रही है कि किसी ने जीवित बच्ची को दफन कर दिया। ठीक है, इस सेक्शन के अंतर्गत आएगा, हत्या के अंतर्गत भी आएगा, हत्या के अंतर्गत भी आएगा, क्योंकि आगे स्पष्टीकरण में यह सेक्शन कहेगा, स्पष्टीकरण अभी पढ़ ले। कहता है यदि बालक आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशयित नहीं है। इसने कहा इस धारा का आशय ये नहीं है कि आपको आपराधिक मानववध या हत्या जो भी हो सकती है उसके दायित्व से निवारित कर दिया जाए। इसके लिए सेक्शन नहीं बना कि आपको हमने आरक्षित छोड़ दिया था, उसके बाद तो हमने कुछ किया नहीं, इसलिए इस धारा में वर्णित सजा ये तो हमें मिल सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु आरक्षित छोड़ दिए जाने के कारण हुई। आरक्षित छोड़ देने तक का काम हमने किया, उसके बाद का हमने नहीं किया। उसके बाद तो जो मृत्यु घटित हुई वो आरक्षित होने के कारण घटित हुई। तो आपका ये तर्क चलेगा नहीं, हालांकि चलना भी नहीं चाहिए। अगर ये स्पष्टीकरण न भी हो तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब हम लोग हत्या की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां यह कहेगा कि यदि आप संभाव्य जानते हैं, यदि आपको इस बात का ज्ञान है कि आपका कार्य इतना खतरनाक है कि उसमें प्रत्येक परिस्थिति में या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और या फिर उसमें मृत्युकारक क्षति होगी, और ऐसा विदाउट
विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी उचित प्रतिहेतु ये कर रहे हैं, तो आप हत्या ही कर रहे हैं। जब आप एक नवजात बच्ची को दफन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं है कि यह कार्य इतना खतरनाक है। हाँ ठीक है, बच्चे की उम्र 10 साल है, आप रेलवे स्टेशन पर आरक्षित छोड़ाए और उसकी मृत्यु हो गई गाड़ी के नीचे दौड़ने भागने से, ठीक है, हम इसे हत्या नहीं आपराधिक मानववध मान सकते हैं, जो हत्या की कोटि में नहीं आता। क्यों? जब हम लोग आपराधिक मानववध की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां संभाव्य शब्द का जो अर्थ लिया जाएगा वो इस बात की तस्दीक करेगा कि इन परिस्थितियों में इस बच्चे की मृत्यु आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता वो भी माना जा सकता है। अभी हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं, इसलिए इस विषय पर इतनी ही चर्चा पर्याप्त है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हुआ तो आपके ही कार्य के परिणाम स्वरूप, आपके कार्य के परिणाम स्वरूप न हुआ हो ऐसा तो है नहीं। और जब आपके कार्य के परिणाम स्वरूप ही हुआ तो हम आपको हत्या या आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता उसकी दोषी क्यों ना माने? क्योंकि एक ही कृत्य से विधि की दो भिन्न परिभाषाओं में आने वाले अपराध घटित हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके एक कार्य से अगर विधि की एक परिभाषा में आने वाला अपराध घटित हो गया तो दूसरा घटित नहीं हो सकता, ये तो स्थिति ही नहीं है। आपका एक ही काम विधि की दो भिन्न परिभाषाओं में आने वाले अपराध को घटित कर सकता है। हां, दंड देने का जब सवाल आएगा तब सिद्धांत दूसरे काम करना शुरू कर देंगे, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल तो बात यही है। तो अगर यह स्पष्टीकरण न भी हो, ठीक है, तब भी हत्या की या आपराधिक मानववध की परिभाषा के मुताबिक भी अगर आप 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आरक्षित छोड़ रहे हो और पूर्णतः परित्याग करने के आशय से छोड़ रहे हो, ठीक है, तो अगर उसकी मृत्यु हो तो आपको इस धारा यानी सेक्शन 93 और पूर्व में कौन सी धारा थी? ये 317, पहले तो ये 317 थी आईपीसी में, ठीक है, पूर्व की धारा 317, वर्तमान में सेक्शन 93 और साथ में 302 या 304 जो बने और वर्तमान में 103, ठीक है, या 104 जो बने उसका दोषी माना जा सकता है। लेकिन कानून की चूंकि नीति रहती है कि बातों को बहुत स्पष्टता के साथ कहा जाए, इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण के माध्यम से बात को क्लियर कर दिया कि इस धारा का उद्देश्य यह नहीं है कि यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो आपको आपराधिक मानववध या हत्या के दायित्व से मुक्त कर दिया जाए, निवारित कर दिया जाए। इस धारा का आशय ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानून बहुत स्पष्टता के साथ अधिनियमित किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है, इसलिए स्पष्टीकरण जोड़ा गया, अदरवाइज स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। कहता है बालक का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस बालक को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, ठीक है, डाल देगा या छोड़ देगा, क्योंकि अगर 12, ठीक है, 0 to 12 ईयर है ना, तो अगर बच्चा 2-4 दिन का ही है तो डालेंगे आप, और 10-11 साल का है तो छोड़ेंगे आप। इसकी दोनों बातें उसने कही, आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके, ये जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। यानी बच्चा अगर बच गया और आप आरक्षित डालकर आए थे पूर्णतः परित्याग करने के आशय से, तो भी 7 साल सजा, कुछ नहीं हुआ बच्चे को, ठीक है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कानून आपके आशय को दंडित करता है, क्योंकि कार्य का होना न होना यह आपके हाथ में ही नहीं है। आप तो बहुत बार बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो होता नहीं है, और कई बार बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं फिर भी हो जाता है, और कई बार जो करना चाहते हैं वो भी हो जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रयत्न, आपके प्रयास और परिणाम, इसके बीच कोई आवश्यक संबंध हो, ऐसा नहीं है। आपके प्रयत्न, आपके प्रयास ये सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और इसीलिए हमने कई बार कहा कि जब आपके प्रयास और प्रयत्न सफल हो तो श्रेय खुद को मत दीजिए, भगवान को दीजिए। उसकी कृपा से ही आपके प्रयासों को सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि अनेकों बार ऐसा हुआ कि आपके प्रयास हुए और असफल हुए। इसलिए जब सफल हुए तो वो आपके अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से सफल हुए, ऐसा मानना चाहिए। तो अगर आपने बच्चे को आरक्षित छोड़ा पूर्णतः परित्याग कर देने के आशय से भी, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी मृत्यु ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका आशय इसमें से बिल्कुल प्रदर्शित है, तो बच्चे को कोई चोट लगी तब आप अतिरिक्त दंड पाएंगे, क्योंकि फिर आपके कृत्य से विधि की दो धाराएं आकृष्ट होंगी। एक जो बच्चे के चोट लगने के कारण या उसके जीवन को हुए नुकसान के कारण आकृष्ट होगी, और दूसरा ये जो काम आपने किया उसे आरक्षित छोड़ देने का या आरक्षित डाल देने का और पूर्णतः परित्याग करने के आशय। आरक्षित डाल देना यह अपराध नहीं है, ये तो बहुत बार परिस्थिति बनती है कि आरक्षित छोड़ना ही होगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन पूर्णतः परित्याग करने का आशय जब इस आरक्षित छोड़ देने के साथ जुड़ जाए, तब मामला सेक्शन 93 की जद में आएगा, और फिर आप पिता हैं, माता हैं, या शिशु की देखरेख आपको निष्ठ है, ऐसे कोई व्यक्ति है। इनमें से एक हैसियत आपकी होने पर आप 7 साल की सजा से दंडित होंगे। सेक्शन 94 कहता है मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। जब हम एलएलबी करते थे, ठीक है, तब तो हमारी स्थिति वही थी जो आपकी है, यानी कुछ नहीं आता था कानून में। और जैसे एलएलबी करने के बाद सबको लगता कि हमसे ज्यादा कानून किसी को नहीं आता। एलएलबी जो विद्यार्थी कर रहा होता उसे यही लगता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थोड़ा कम जानते हैं, दुनिया के बड़े बड़े वकील थोड़ा कम कानून जानते हैं, हमें कुछ ज्यादा पता है। ऐसी धारणाएं मेरी भी थी, आता जाता में कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हमने कानून पढ़ना शुरू किया तो भी इस सेक्शन की रिलीवेंसी हमें समझ में नहीं आती थी कि आखिर इसे अपराध क्यों बनाया, ठीक है। और ये कौन सा सेक्शन था आईपीसी में? 318, ठीक है, मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। लेकिन इसे 315 के साथ पढ़िए, जो पूर्व में 315 था और जो अब कितना हो गया 91, ठीक है। इसे जो पूर्व में 316 था अब कितना हो गया 92, उसके साथ पढ़िए तो आपको इसकी रिलेवेंसी समझ में आएगी। 91 में क्या था? बच्चे के जन्म को किसी भी प्रकार से निवारित करना, किसी भी प्रकार से निवारित करना, या बच्चे के, ठीक है, बच्चे को इस प्रकार क्षति पहुंचाना कि जन्म के बाद उसका, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाना, यह लगभग सुनिश्चित रहे। और अगर वो मरता है तो आप 315 में दोषी हो रहे हैं, ठीक है। यही स्थिति 316 में थी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि उससे अगर मृत्यु आप घटित कर दो तो आपराधिक मानववध, ठीक है, इसका अपराध होगा। लेकिन मृत्यु घटित नहीं होती है। लेकिन अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है। सजीव और अजात, जन्म लिया हुआ नहीं, जन्म लिया हुआ है, जात है, तब तो फिर क्या होगा? हत्या, तब तो हत्या है। सजीव और अजात शिशु की मृत्यु हो जाए तो आप 316 के दोषी। ये तो तब हुआ जब बच्चा मिल गया, ठीक है, तब तो जब बच्चा मिल गया। अब
बच्चा जीवित जन्मा किंतु उसकी मृत्यु हो गई, यानी स्थिति कौन सी है? 91 की। जीवित जन्मा लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, अब उसकी मृत्यु को छिपाने का काम, वो सॉरी उसके जन्म को छिपाने का काम, ये कैसे हो? उसके मृत शरीर का गुप्त ढंग से व्ययन किया जाए तभी तो ये संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आप उसके मृत शरीर का गुप्त ढंग से व्ययन, गुप्त ढंग से व्ययन यानी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिस्पोजल। और लाश का डिस्पोजल कैसे होता है? या तो दफन करके, या पानी में बहा के, या अग्नि संस्कार करके। यही लाश के डिस्पोजल के तरीके हैं। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी, डेड बॉडी ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, काहे के लिए? उसके जन्म को छिपाने के दृष्टिकोण से। तो आप 2 साल तक की सजा पाएंगे। अकेले में हमें इस सेक्शन का जो रिलेवेंसी थी वो समझ में नहीं आती थी, लेकिन अगर इसे 91 के साथ जोड़कर देखें तो समझ में आता है कि विधायिका ने यह सेक्शन क्यों बनाया होगा। ठीक है, कहता है जो कोई बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, एक और बात है, किसी ने किसी शिशु की हत्या की और आपने उसे डिस्पोज ऑफ किया, तो आप 201 जो पूर्व में आईपीसी की धारा थी, ठीक है, सबूतों को, साक्ष्यों को नष्ट करना, उसके साथ साथ इस धारा के भी दोषी हो जाएंगे, क्योंकि आप उसके जन्म को तो छिपा ही रहे। ठीक है, जो कोई, या इस बात में भाई कुछ ज्यादा दम नजर नहीं आ रही, जन्म को नहीं बल्कि वहां तो आप सबूत ही छिपा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसे 91 के साथ ही देखें, वहां जन्म छिपाना ही एकमात्र आशय होता है। ठीक है, शिशु की हत्या हुई और फिर शरीर को डिस्पोज ऑफ किया, तो जन्म छिपाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि वहां सबूत नष्ट करना ही उद्देश्य है। इसलिए इसे 91 के ही साथ देखा जाना चाहिए। कहता जो कोई बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करेगा। ठीक है, अब इस यहां आप देखेंगे तो देश की परंपराओं की छाप आपको कानून में दिखाई देगी। ठीक है, गाड़कर शरीर का व्ययन करना मुस्लिमों में और ईसाइयों में है। ठीक है, परंपरा जरूर है, हिंदुओं में यह परंपरा नहीं है, लेकिन हिंदुओं में भी बच्चे को गाड़कर ही ठीक है व्ययन किया जाता है। ठीक है, यह भी हो सकता है कि कोई लोकल यूसेज हो, कोई लोकल कस्टम्स हो, इसलिए उन्होंने अन्यथा शब्द का प्रयोग कर दिया। अन्यथा जो बात उन्होंने लिखी वो क्या लिखा? जो कोई बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या उसका अन्यथा व्ययन करके, चाहे ऐसे बालक की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, चाहे जब हुई हो, चाहे जन्म से पूर्व हो गई हो, यानी चाहे स्थिति 92 की हो, ठीक है ना, चाहे 92 की हो, वहां तो जन्म से पूर्वी हो जाएगी। सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है। अजात शिशु होगा कहां? जन्म से पूर्वी होगा। ठीक है, तो जन्म से पूर्व या पश्चात, ये 315 या 91 की पोजीशन बनेगी आके। ठीक है, या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे बालक के जन्म को साक्ष्य छिपाएगा, जन्म को साक्ष्य छिपाएगा। ठीक है, यह छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी यह दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये 94। अब देखें यहां बालकों के संबंध में अब उपबंध मिलने लगे, स्त्रियों के संबंध में 92 तक मसला रहा। ठीक है, और अब बालकों के संबंध में आगे कहता है 95, अपराध करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। हमें याद नहीं आता आईपीसी में ऐसा कोई सेक्शन था, ऐसा हमें याद नहीं पड़ता। आईपीसी में हमें लगता है ये नया सेक्शन इन्होंने जोड़ा है। ठीक है, हमें याद नहीं पड़ता कि आईपीसी में ऐसा कोई करस्पॉन्डिंग सेक्शन था। ऐसा कोई करस्पॉन्डिंग सेक्शन आईपीसी में जहां तक मेरी याद है वहां तक नहीं था। ठीक है, ये नया हमारे हिसाब से जोड़ा गया है।
ठीक है, कहता जो कोई किसी अपराध को, कहता अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। ठीक है, और अपराध ये भी आपके मन से इसकी परिभाषा नहीं ली जाएगी कि आप मान लो कि साहब अमुक चीज अपराध है तो अपराध हो गई। और जो आपसे कह रहे थे कि गलत और अपराध अलग अलग बातें हैं, कि गलत और अपराध एक चीज नहीं होती, जो आप बड़ा हमें बता देते हैं कि गलत और अपराध दोनों अलग बातें हैं। आपसे लगातार हमने बात की है कि गलत तो नैतिक गलत भी हो सकता है और विधिक गलत यह भी हो सकता है। जब दुष्प्रेरण पर बात की थी तो खूब बात की थी इस पर कि गलत यह अपने आप में दो तरीके का हो सकता है, एक नैतिक गलत और एक विधिक गलत। ठीक है, और फिर विधिक गलत अपने आप में फिर बढ़ता है, एक दीवानी तौर पर गलत, एक आपराधिक तौर पर गलत। और जो आपराधिक तौर पर गलत वो तभी गलत माना जाता है जब उसे विधि न सिर्फ रोके बल्कि उसके लिए दंड का उपबंध भी करे। और जो दीवानी तौर पर गलत मानते हैं वो फिर दो प्रकार का हो जाता है, एक जहां अनिर्धारित प्रतिकर मिलेगा अर्थात अकृत्य जिसे कहते हैं आप टोट, और दूसरा वो जिसे आप संविदा भंग, न्यास भंग, ठीक है, इन नामों से जानते हैं। तो आपकी जो विचार और इच्छाएं हैं ये कानून की दुनिया में नहीं चलती। यहां सब कुछ निश्चित है, एकदम तय है, और आपको उसी हिसाब से बोलना और समझना होगा। और कानून में गलत इस शब्द को किस नाम से पुकारते हैं? अवैध। ठीक है, तो कहता है अपराध का मतलब क्या हुआ? ऐसा कृत्य जो न सिर्फ विधि ने प्रसिद्ध किया है बल्कि जिसे दंडनीय भी बनाया है कानून ने, उसे हम अपराध कहते हैं। तो कहता है अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। अब बालक किसे कहें? ठीक है, समस्या तो यह भी है कि बालक किसे कहेंगे, क्योंकि बालक कुछ भी आप अपने मन से नहीं बताएंगे। आपका मन कानून की दुनिया में बिल्कुल नहीं चलता है। आप कुछ बता देंगे वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, जो लिखा है वो माना जाएगा। तो इसमें कहा है न्याय संहिता में कि जो शब्द यहां परिभाषित नहीं लेकिन नागरिक सुरक्षा संहिता वहां परिभाषित है, या जो वो आईटी एक्ट है उसमें परिभाषित है, उनके अर्थ वही समझे जाएंगे जो वहां परिभाषित है। और बालक तो शायद इसमें बताया भी है कि 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। ठीक है, यानी जो ठीक 18 साल का हो गया वो 12 साल, वो बालक नहीं है, 18 वर्ष से कम आयु। ठीक है, तो कहता है अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। भाड़े पर लेना ये एक तरीका है व्यक्ति को प्राप्त करने का। ठीक है, और नियोजित करना, ठीक है, आपने किसी को नौकरी पर रखा है, जब भी अवसर पड़ेगा आप उससे अपराध कराएंगे। और नियुक्त जस्ट फॉर ए, ठीक है, सर्टेन पीरियड, हमने एक बार के लिए, 2 बार के लिए आपको अपॉइंट किया कि आप अपराध करें, तो इनमें से कोई तरीका आप अपनाएं। सेक्शन 95 आपको दोषी मान रहा है। कहता है जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा। बस देखिए सेक्शन यहीं पर हिट हो गया। आपने बालक को भाड़े पर लिया, नियोजित किया या नियुक्त किया, काहे के लिए? अपराध को करने के लिए।
आगे अपराध हुआ नहीं हुआ भाड़ में जाए। आप इस धारा द्वारा वर्णित दंड के दोषी हैं, आपको इस धारा में वर्णित दंड मिलेगा। आपने भाड़े पर लिया, नियोजित किया, नियुक्त किया, अपराध हुआ या नहीं हुआ इससे मतलब ही क्या। और अगर अपराध भी हो गया, यानी उस बालक ने जिसे आपने भाड़े पर लिया, नियोजित किया या नियुक्त किया, उसने अपराध भी कर दिया, तब आप इस अपराध के लिए भी दोषी होंगे। यह माना जाएगा, मानो यह अपराध आपने स्वयं किया है, दुष्प्रेरक नहीं माने जाएंगे, यह माना जाएगा आपने स्वयं इस अपराध को किया। ठीक है, दुष्प्रेरक उसकी स्थिति तब भी बेहतर है क्योंकि वहां काम के हो जाने न हो जाने के आधार पर दुष्प्रेरक के दायित्व को कम या ज्यादा करते हैं। और अगर यह मान लिया कि काम आप ही ने किया है, तब तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो बालक हो सकता छूट भी जाए, तुम नहीं छूटने वाले। ठीक है, क्योंकि बालक तो 7 साल से कम का भी है, बालक तो 7 to 12 भी है। तो वहां अगर अतिरिक्त जरूरतें पूरी ना हुई है तो हो सकता है वो तो मुक्ति हो जाए, और अगर मुक्त न भी हुआ तो भी उसका विचारणा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंतर्गत होगा। जबकि आप, ठीक है, जो बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित कर रहे हैं या नियुक्त कर रहे हैं, आपकी स्थिति विधि के समक्ष थोड़ी कठिन होगी। देखें क्या कहता है, कहता है जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा, नियुक्त करेगा, वह किसी भी भाग के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है, यानी बालक अपराध कारित भी करता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा। यानी जो पूर्व में सेक्शन 71 था, जो अब आईपीसी में कितना हो गया, 71। ठीक है, 71 आईपीसी कितना हुआ बताया था आपको, याद करिए। 90 9, ठीक है, सेक्शन 9 और पूर्व में 71 आईपीसी, जो कहता है कि अगर एक ही कार्य से, ठीक है, आपके एक काम से 2 भिन्न अपराध घटित हो रहे हैं, ठीक है, एक ही काम से विधि की 2 भिन्न धाराएं आकृष्ट हो रही, ठीक है, या आपके एक ही काम, सॉरी, आपने 2 काम किए हैं, वो दोनों अपराधी और मिलकर एक भिन्न अपराध बना रहे हैं। ठीक है, तो जब तक कानून में कुछ अन्यथा उपबंधित न हो, ठीक है, तब तक आप उन दोनों अपराधों में से जिसमें गुरुतर दंड प्रोवाइड है, ज्यादा सीवियर पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट पाएंगे। ऐसा सेक्शन 71 या सेक्शन 9 बीएनएस में लिखा है। यहां उसने कह दिया कि दोनों दंड आप पाएंगे। उसने कहा कि तो वह किसी भी बात के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो 10 वर्ष तक का होगा, और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध उसने स्वयं किया हो, से भी। इसका मतलब दोनों मिलेंगे, ऊपर वाला भी मिलेगा और नीचे वाला भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, क्योंकि आपने, इट इज यू, ठीक है, हु हैज अपॉइंटेड, ठीक है, आपने बालक को नियोजित किया है, भाड़े पर लिया है या नियुक्त किया है, इसलिए आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण कह रहा है, लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ के भीतर है। ठीक है, जो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है, just for the use of pornographic purposes, if you are going to hire, ठीक है, a child, or you are going to appoint a child, ठीक है, तो फिर आपको इस धारा में दोषी माना जा सकता है।
ठीक है, आगे कहता है बालक का उपापन। उपापन माने होता है प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। ठीक है, कहता उपापन, कहता जो कोई बालक को अन्य व्यक्ति से इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय, if you are मतलब either you are going to exercise the force, या तो आप बल द्वारा उसे विवश करना, ठीक है, या किसी अन्य ढंग से उसे विवश करना, या सेड्यूस कर रहे हैं, विलुप्त कर रहे हैं। ठीक है, जिसे आप कह रहे हैं कि ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किसी भी ढंग से आप विलुप्त कर रहे हैं। ठीक है, विलुप्त करने के आशय से या तद द्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए। नो डाउट, ठीक है, आपका ऐसा कोई आशय नहीं है कि हम किसी बालक को इलिसिट इंटरकोर्स के लिए विवश या विलुप्त करने के लिए भाड़े पर, ठीक है, आपका प्राप्त करें। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर हमने प्राप्त किया, ठीक है, तो हम जिनके अधीन हैं या हम जिन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों में अन्य लोग इस बालक को या तो विवश करेंगे या विलुप्त करेंगे। ठीक है, कि वो किसी से इलिसिट इंटरकोर्स करे। ठीक है, तो फिर अगर आप किसी बालक को ये जानते हुए कि अगर हमने उस बालक को इस स्थान से जाने के लिए या कोई काम करने के लिए किसी भी साधन से उत्प्रेरित किया, तो बालक ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसे किसी के साथ इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या तो विवश किया जाएगा या विरुद्ध किया जाएगा, या आप खुद ही इसी आशय से किसी बालक को किसी स्थान से जाने के लिए, किसी स्थान से जाने के लिए, मीनिंग कर भाई वो इस कमरे में, आप उस कमरे में भेज रहे हो, तो इस स्थान से जाने के लिए विवश तो कर ही रहे हो, या इस स्थान से जाने के लिए उसे विलुप्त कर रहे हो, और जबकि आप जानते हो अगर उस कमरे में गया तो वहां उसके साथ यही स्थितियां बनेंगी। ठीक है, तो स्थिति यह रहेगी कि आप कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किए जाओगे और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, उसका 97 कहता है 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपरण या अपहरण। अब चूंकि इसमें व्यपरण या अपहरण शब्द आ गया, इसलिए इस सेक्शन को जब हम व्यपरण या अपहरण बताएंगे तब पुनः लेंगे और ज्यादा विस्तार से इस पर बात करेंगे। पुरानी आईपीसी में सेक्शन कौन सा था? 369। ठीक है, कि 10 वर्ष से कम आयु का बालक है, उसके शरीर पर गहने मौजूद हैं और उन गहनों को चुरा लेने के आशय से आप उसका व्यपरण या अपहरण, ठीक है, यह कर। कहता जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का इस आशय से व्यपरण या अपहरण करेगा, तो व्यपरण और अपहरण इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इस सेक्शन को तभी लेंगे दोबारा जब व्यपरण या अपहरण बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही है। जो कोई किसी बालक के शरीर पर मौजूद गहनों को चुरा लेने के आशय से उसका व्यपरण या अपहरण करेगा, ठीक है, चुरा लेने का इन्होंने हटा दिया। कहता है बालक के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से। पहले चुरा लेने के आशय से ही ये लिखा हुआ था, अब उन्होंने कर दिया है जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले। ठीक है, तो बात ज्यादा बढ़ गई। बेईमानी से ले ले, इसमें बालक से ही मांग ली। ठीक है, उसे मालूम ही नहीं है, बालक से मांग ली, फिर उसकी दी ही नहीं वापस। ठीक है, तो जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा।
और जुर्माने का भी दायी होगा। अब कहता है वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना, और ये सेक्शन कौन सा था आईपीसी में? 372। और तब आईपीसी में बालक की जगह जो शब्द प्रयोग था वो था अप्राप्त वय, वहां बालक शब्द का प्रयोग नहीं था। ठीक है, अप्राप्त वय। ठीक है, कहता है कि जो कोई किसी बालक को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में, किसी भी आयु, जरूरी नहीं तुरंत, ठीक है, तुरंत का कोई, ठीक है, शब्द इसमें नहीं है ऐसा जो तुरंत को अनुचिंतित करे। कहता है कि जो कोई किसी बालक को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वैश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, ठीक है, या तो वैश्यावृत्ति के लिए या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या किसी भी विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन, ठीक है, खाली दुराचारिक नहीं, क्योंकि दुराचारिक और अनैतिक ये लगभग एक बातें होती, सदाचारी दुराचारी, ठीक है, ऐसा दुराचारिक प्रयोजन जो विधि विरुद्ध भी है, ठीक है, दोनों बातें होनी चाहिए, विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, और कभी भी किसी भी उम्र में, जरूरी नहीं आज ही, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा बालक किसी भी आयु में ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्यनित करेगा। अन्यथा उधार मांगने दे दिया कि ले जाओ, तो ठीक है ना, तो बेचा ना भाड़े दिया, ठीक है, बस ऐसे ही दे दिया, तो यह अन्यथा व्यनित करेगा। यह शब्द अपने में ऐसा है कि किसी भी ढंग से आप दें, बस उद्देश्य ऊपर वाले होने चाहिए और उम्र के किसी भी पड़ाव पर वैसा हो, तो स्थिति क्या बनेगी कि आप दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। और स्पष्टीकरण में कह रहा है जबकि 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वैश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को जो वैश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्यनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्यनित करने वाले व्यक्ति के बारे में जब तक कि तथ्य प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए या उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्यनित किया है कि वह वैश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी, भले ही स्थिति ये हो कि जो वैश्यागृह का संचालक है या जो वैश्यागृह की संचालिका है उसने गोद लिया हो उस लड़की को, भले ही स्थिति ये हो सकता गोदी लिया हो, ठीक है, अन्यथा व्यनित इसमें आ जाएगा गोद लेना, तो भी उपधारणा यही होगी कि आपने इसी प्रयोजन के लिए लिया है। उपधारणा का मतलब यह कभी नहीं होता कि मान लिया जाए, उपधारणा की जाएगी का अर्थ आपको कई बार बताया गया कि यह तभी तक माना जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित ना हो जाए, ठीक है, प्रतिकूल साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होगी, ठीक है, जिसने 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को वैश्यागृह के संचालक या संचालिका को बेचा है, भाड़े पर दिया है या अन्यथा व्यनित किया है, वो साबित करे कि उसने इस प्रयोजन से नहीं दिया, माना यह जाएगा आपने इसी प्रयोजन से दिया, ठीक है। स्पष्टीकरण 2 कहता है इलिसिट इंटरकोर्स इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संसक्त नहीं है या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है, जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की जिसमें वे हैं या यदि वे भिन्न समुदायों के हैं तो दोनों समुदायों की सुई विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता है, ठीक है, तो इसे समझाने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है, कि अगर व्यक्ति विवाह सदृश किसी संबंध से या विवाह के संबंध से
परस्पर संयुक्त नहीं है, तो ऐसे इंटरकोर्स को इलिसिट इंटरकोर्स ही माना जाता है। आगे कहता है वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक का खरीदना, यानी दोनों दोषी होंगे, जो बेचेगा वो भी और जो खरीदेगा वो भी। ये सेक्शन कौन सा था? 373। और इनमें जहां तक हमें याद पड़ता सजाएं भी पहले कम थी, अब सजाएं जहां तक हमें याद पड़ता है बढ़ी हैं। कहता जो कोई किसी बालक को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी भी आयु में वैश्यावृत्ति या किसी बालक से आयु संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा बालक किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा या अन्यथा उसका कब्जा भी प्राप्त करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 14 वर्ष तक हो सकेगा। यानी आप अपने लिए खरीद रहे हैं या किसी और के लिए खरीद रहे हैं, भाड़े पर ले रहे हैं या अन्यथा प्राप्त कर रहे हैं, ना तो खरीद रहे हैं ना भाड़े पर ले रहे हैं, अन्यथा प्राप्त कर रहे हैं, ये जानते हुए कि या तो आपका स्वयं का आशय इस प्रकार का है कि वो बालक जिसे इस प्रकार आप प्राप्त कर रहे हो कि वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर इस प्रकार के विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाए, या आप ये संभाव्य जानते हो कि आपके द्वारा इस प्रकार बालक को प्राप्त करने का परिणाम यह हो सकता है कि वो इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाए, तो आप इस धारा में परिभाषित अपराध कर रहे हो और आपको सजा 7 ईयर मिनिमम, जहां मिनिमम प्रोवाइडेड सेंटेंस 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 14 वर्ष तक हो सकेगी, यानी मिनिमम 7 ईयर आपको सजा मिलेगी। वहां भी मिनिमम था, ठीक है, नहीं वहां मिनिमम नहीं, ठीक है। और यहां भी वही कहा कि वैश्यालय आप चलाते हैं और फिर आपने किसी, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु की नारी को प्राप्त किया, तो यह माना जाएगा कि आपने इसी प्रयोजन के लिए प्राप्त किया और प्रतिकूल साबित करने का भार आप पर होगा। और इलिसिट इंटरकोर्स इसका अर्थ भी वही है जो सेक्शन 98 में बताया गया। तो एक अध्याय पूरा बीएनएस का खत्म, ठीक है। हम लोग 100 पर आ गए और 351 धाराएं, 353 है, 51 है, जितनी भी, ठीक है, 351 है, 353 है, कितनी है? 358 टोटल है, ठीक है। तो 100 धाराएं लगभग कंप्लीट हो गई और अब जो चैप्टर शुरू होगा ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेहद कठिन है, बेहद कठिन है। लेकिन इस चैप्टर के साथ सबसे विशेषता यही है कि सबको बहुत आसान लगता है और ये बेहद कठिन है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें। और हत्या के सेक्शन कल से शुरू होंगे, आपराधिक मानववध, ठीक है, या मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। शुरुआत हत्या से ही होगी, बाद में फिर व्यपरण, अपराध, सदोष, अवरोध, परिरोध, ठीक है, उपहति, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। कल से बात करेंगे, देखेंगे।